सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास चल रही है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी अजैविक अबायोटिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधा। अब बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक की, यानी कि जैविक और अजैविक कारकों के। जैविक कारकों में जो शामिल होते हैं वो होते हैं जानवर, पौधे, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। ये सब शामिल होते हैं जैविक कारकों में। देखा जाए तो ये कह सकते हैं ये सजीव हैं। और निर्जीव के बारे में बात करें और अजैविक कारकों के बारे में बात करें तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी, तापमान और खनिज। ये सारे के सारे किसके अंदर कैटेगराइज हो जाएंगे? अजैव कारकों के अंदर कैटेगराइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे? देखिए 2020 का पूछा जा चुका है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जामिनेशन में 2023 या 2022 का पूछने की संभावना है। तो आइए देखते हैं 2023 से रिलेटेड। खैर इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की। तो देखिए ये जो एडिशन था, ये कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था 2022 का जो हुआ है ना। और ये जो कंडक्ट कराया गया कब हुआ? 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक ये चला। पहला तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एडिशन और कब हुआ। ये अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा, बट आपको एडिशन पता होना चाहिए कौन सा एडिशन है। तो ये 5th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ओके, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2022 का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र ने समग्र चैंपियनशिप जीती और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में 161 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। 161 पदक में 56 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल और 55 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और 50 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अब बात करें सेकंड और थर्ड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पे रहा हरियाणा और थर्ड पोजीशन पे रहा मध्य प्रदेश। और आप आगे भी याद करना चाहते हैं तो राजस्थान। ज़्यादा इतना मतलब हर एक का स्वर्ण, रजत और कांस्य याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आपको टोटल मेडल याद होने चाहिए, जो टोटल मेडल मिले कितने। तो नहीं भी अगर आप याद करना चाहें तो आप फर्स्ट का तो ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, जो इस महाराष्ट्र को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक मिले, तो टोटल 161 पदक मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ और याद करना चाहते हैं तो 56 स्वर्ण आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज 161 भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगला है स्थान, यानी कि कहाँ पे हुआ। तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित कराया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग के लिए 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन कौन सा जगह था और दिल्ली का? तो दिल्ली का नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर और जबलपुर, मंडला और बालाघाट। इन जगहों पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आयोजित कराया गया। और बात करें इसके शुभंकर की, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है शुभंकर से रिलेटेड। तो शुभंकर था आशा, महिला चीता और मोगली। आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आशा और ये है मोगली। ये शुभंकर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, जो कि 5th एडिशन था। अब बात करें मसाल की, तो मसाल अमरकंटक और थीम सॉन्ग्स जो रहा इस प्रतियोगिता का, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। याद रखिएगा, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है
तो ये कौन सा अधिनियम, 2005 का अधिनियम। सूचना का अधिकार, जब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के बारे में पूछा जाए तो एकदम बिल्कुल 2005 एकदम माइंड पे होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बशर्ते यह है, मतलब शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जो भी जानकारी होगी वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे नहीं उठ करके गए और कुछ भी पूछ लिया, बिल्कुल एकदम तथ्य पर आधारित वो प्रश्न आपका होना चाहिए। ओके, तो ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई के बारे में 2005। अगला क्वेश्चन है, सैकरोमेसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए इस सैकरोमेसस सेरेवेसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सैकरोमाइसेस सेरेवेसिया शराब बनाने वाला का खमीर या बेकर का खमीर यानी कि खमीर एकल कोशिका कवक सूक्ष्मजीव की एक प्रजाति है। यह प्रजाति प्राचीन काल से वाइन बनाने, बेकिंग जैसे ब्रेड, शराब बनाने में सहायक रही है। ऐसा माना जाता है कि इसे मूल रूप से अंगूर के त्वचा से अलग किया गया था। यह सबसे सामान्य प्रकार के किण्वन के पीछे का सूक्ष्मजीव है। एस सेरेविसिया कोशिकाएं गोल से अंडाकार व्यास में 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये सैकरोमाइसेस सेरेविसिया का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। आइए देखते हैं इसके बारे में। शहनाई यह एक नरकट यंत्र है। यह एक नरकत यंत्र है जिसमें नली के साथ 7 छेद होते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और भी हैं, बट जनरली 7 छेद होते हैं जिनका उपयोग उंगलियों से खोलकर और बंद करके राग बजाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड थे। इसे मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है और आम तौर पर उत्तर भारत में सभी शुभ अवसरों जैसे कि विवाह, मंदिर उत्सव आदि पर बजाया जाता है। माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत आई थी। ऐसे अन्य विद्वान भी हैं जो मानते हैं कि यह यंत्र भारत से चीन आया था। ओके, यह सब संगीत कार्यक्रमों में एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ध्वनि बहुत मधुर है और राग संगीत बजाने के लिए उपयुक्त है। इस सदी के शुरुआती 50 के दशक में, जैसा कि मैंने बताया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इस उपकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। आज पंडित अनंत लाल और पंडित दयाशंकर एक प्रसिद्ध शहनाई वादक भी हैं। वर्तमान समय के बारे में पूछा जाए तो पंडित अनंत लाल और पंडित दयाशंकर ये रिलेट करते हैं। और इनके बारे में अगर पूछा जाए, अगर पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाए जो बहुत ही फेमस रह चुके हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं। अगला है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण के बाद के संक्रमणकालीन चरण को इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न तथा लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। आइए देखते हैं इसके बारे में। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि यानी कि परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सेंसेक्स और निफ्टी के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो डैश पार कर गया 100%। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है,
कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो हम सेंसेक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी दो प्रमुख लार्ज कैप इंडेक्स यानी सूचकांक है, जो किसके अंतर्गत आता है, सेबी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE से जुड़ा इंडेक्स है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। ये दोनों इंडेक्स स्टॉक मार्केट में उठापटक को मापने के लिए काम करते हैं। हालांकि जब कोई निफ्टी कहता है तो इसका मतलब होता है निफ्टी 50, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे BSE सेंसेक्स भी कहा जाता है। बता दें कि सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है। वहीं हिंदी में इसे संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। इसे सबसे पहले 1986 में अपनाया गया था और यह 13 अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनियों के शेयरों में होने वाले उतार चढ़ाव यानी इंडेक्स को दिखाता है। इन शेयरों में बदलाव से सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता है। साथ ही सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मेथड से किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 क्या है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी एक प्रमुख मार्केट इंडिकेटर है। बता दें कि निफ्टी शब्द नेशनल और 50 को मिलाकर बना है। नाम के अनुरूप इस इंडेक्स में 14 सेक्टर की 50 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। वहीं इस प्रकार यह BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में अधिक डाइवर्सिफाइड होता है। BSE की तरह यह लार्ज कैप कंपनियों के मार्केट परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करता है। बता दें कि इसे 1996 में लॉन्च किया गया था और इसकी गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है। और ये दोनों के दोनों, सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों के दोनों सेबी के अंतर्गत काम करते हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बाद बाकी पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तीनों के तीनों जल उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मतलब जल उपचार के प्रयुक्त होने वाले रासायनिक स्कंदन के फॉर्म में नहीं होता है। और आपने सुना होगा एल्यूमिनियम सल्फेट को फिटकिरी भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी। आपको बताना है 1919 से पहले कौन सी घटना घटी थी, तो बंगाल का विभाजन, ये आप ध्यान रखिएगा। और बात करें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चौरी चौरा कांड और गांधी इरविन समझौता की, तो ये कब कब घटी थी, तो आइए देखते हैं। देखिए, बंगाल का विभाजन, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था, बट उनकी कोई और मंशा थी। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक जीता जागता उदाहरण था। बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना था, जिसमें बंगाली बुद्धिजीवी सबसे प्रमुख थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। अंततः 1911 में हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक संकल्प यानी कि पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बात करें चौरी चौरा घटना की, तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को भारत के ब्रिटिश संघ प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। अब बात करें गांधी इरविन समझौता की, तो मार्च 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होना चाहिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला 1930,
दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो बात हो रही है गांधी इरविन समझौता की। तो 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सोडियम परमाणु होते हैं। किसमें? सोडियम पेरोक्साइड में। आइए देखते हैं इसके बारे में। सोडियम पेरोक्साइड यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है Na2। क्या होता है? Na2O2। यह पीले रंग का ठोस अतिरिक्त ऑक्सीजन में प्रज्वलित सोडियम का उत्पाद है। यह एक मजबूत क्षार है। यह धातु पेरोक्साइड कई हाइड्रेट और पेरोक्सी हाइड्रेट में मौजूद है। अब बात करें सोडियम की, तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? Na, और परमाणु संख्या क्या होती है? 11। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि एक पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर के 20 तक, और अच्छा होगा कि आप 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं सबको अच्छे तरीके से आप रट जाइए। 1 से लेकर 30 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 30 तक जो भी एलिमेंट है सबको आपको नंबर के साथ आपको रट जाना है। सोडियम चांदी श्वेत रंग की धातु है जिसमें आघातवर्धता और तन्यता जैसे गुण होते हैं। यह एक धातु है। क्या? सोडियम एक धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है सोडियम को कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। यह ऊष्मा और बिजली का अच्छा चालक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता उन डैश और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो डैश को बनाए रखने और बीमारियों डैश में सहायक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों की रोकथाम करने में सहायक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गणित में 2021 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाज़्लो लोवाज़्क। देखिए ये 2021 के बारे में पूछा गया। अब आने वाले जो एग्जामिनेशन में होंगे वो 2022 या तो 2023 के बारे में पूछा जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं 2023 के बारे में। तो एबेल पुरस्कार 2023 जो मिला वो मिला लुइस कैफ्रेली को। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा इस नाम को, लुइस कैफ्रेली। ओके, अब बात करें लुइस कैफ्रेली की, तो इनका जन्म 1948 में हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के आपको बताना है एक फेमस फुटबॉल प्लेयर, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूएस चले गए और जन्म तो हुआ अर्जेंटीना में बट यूएस चले गए 1973 में। भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने वाली समीकरणों पर शोध के लिए एबेल दिया गया। शोध बर्फ कैसे पिघलती है, तरल पदार्थ कैसे प्रभावित होता है। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्र कौन सा है? गणित में जीवन भर की उपलब्धि हेतु। पुरस्कार राशि में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर ये पुरस्कार राशि दी जाती है। अब बात करें एबेल पुरस्कार 2022 की, तो 2022 का जो मिला था एबेल पुरस्कार डेनिस पार्लेन सुलिवन को मिला था, अमेरिकी गणितज्ञ। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या कोई भारतीय भी रहे हैं जिन्हें एबेल पुरस्कार मिला है? तो यस, एबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र भारतीय रहे हैं श्रीनिवास SR वर्धन। प्रायिकता सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए 2007 में इन्हें दिया गया था एबेल पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सांकेन डैश का एक पर्व है, तो ये बौद्धों का एक पर्व है सांकेन, ध्यान रखिएगा। अब विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। सांकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा किस स्टेट से रिलेटेड है। सांकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक खामटिस द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह पर्व एक बौद्ध पर्व है जिसे सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध की पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व। एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी, इम्पोर्टेंट
ये लुम्बिनी जगह याद रखिएगा, लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कौलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद क्या हो गया, निधन हो गया। इनका लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एक प्रथम नवजात शिशु यानी कि राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर, यानी कि बच्चे और पत्नी को त्याग कर, संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना तपस्या के पश्चात बोध गया, यानी कि बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, ये ध्यान रखिएगा कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है जो भगवान महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो ये सिद्धार्थ था, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जो संगतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी संगतियाँ, तो टोटल 4 संगति हुई जो फेमस थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम संगति वो राजगृह में हुई, यानी राजगृह में 483 में। शासनकाल किसका रहा, अजातशत्रु का। अध्यक्ष उस समय कौन थे, महाकश्यप। और कार्य क्या था, क्यों हुआ था, तो बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया, इसमें जो कार्य किया गया। तो और दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन में। समय आप देख लीजिएगा, पहला हुआ 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383, तृतीय 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ 72 ईस्वी। शासनकाल जो रहा वो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा वसुमित्र। अध्यक्ष जो रहे वो पहले में महाकश्यप, दूसरा में सबाकामी या फिर सबाकमीर और तीसरा मौलिपुत्तिस्य और चौथे में वसुमित्र। पहले में तो बता दिया गया बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन। तीसरा में अभिधम पिटक का संकलन किया गया और चौथे में बौद्ध संघ का हीनयान तथा महायान में विभाजन। तो ये संगतियाँ रही हैं 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड पूछ जाता है। कभी पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति जो हुई किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक, अका अक, पहला अका अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और तीसरा वसुमित्र। आप जगह स्थान के बारे में याद करना चाहे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रा वै पाकू, यानी कि ऐसे रा वै पाकू। रा से राजगिरी, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, कू से कुंडलवन। अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की क्या थे, किस टाइप के अध्यक्ष थे, तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कुछ महत्वपूर्ण लघु समिति का नाम देख लीजिए, प्रेस गैलरी समिति उषानाथ सेन, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारामैया, साख समिति यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर के.एम. मुंशी। कुछ और भी महत्वपूर्ण समितियां जैसे नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी है संचालन समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूल अधिकार उपसमिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी, संविधान समीक्षा आयोग M.N. बेक्टा चलैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। और भी जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं 3, राष्ट्रीय आवास और बैंक अधिनियम, इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 से 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी कि 1900 सबसे पुराना पूछा जा रहा है ना यहाँ पे। इन चारों में भारत का पहला विकास बैंक था, तो भारत का पहला विकास बैंक होगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। स्थापना आपको पता होना चाहिए 1948।
राष्ट्रीय आवास की बात हो तो 1988, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक 1982, भारत में उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964। तो ये आप ध्यान रखिएगा इनके ईयर के बारे में। अगला है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया कि भारत की राजकोषीय नीति को अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। यानी कि किनकी राजकोषीय नीति को, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नीति को अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिलने मतलब आया था कि विलियम हॉकिंस। तो ये विलियम हॉकिंस क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। ठीक है, डच आपको पता है ना, अंग्रेज फिर फ्रेंच, पुर्तगाल, डच कुछ इस तरीके से भारत आए। तो इस तरीके से तो यहाँ पूछा गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि थे विलियम हॉकिंस, ये किसके शासनकाल में, तो जहांगीर। आइए देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 से 1627, अकबर का पुत्र, नाम सलीम भी था। जहांगीर को सलीम पहले मतलब सलीम नाम से भी फेमस था। और न्याय की जंजीर, इनसे रिलेटेड न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध, न्याय का प्रतीक। राजगद्दी पर बैठते ही इसके पुत्र खुसरो मिर्ज़ा ने इसके विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। कला का शौकीन, जन्म 30 अगस्त 1569। अकबर ने अपने पुत्र का सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर का पुत्र सलीम, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल। आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक ये शब्द आप सुनते हैं। कहीं आपने संघीय फेडरल नाम वर्ड सुना है? आइए देखते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया, समाजवादी आया, लोकतंत्रात्मक आया। आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, समाजवादी है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक आया। कहीं संघीय है, आगे भी देखेंगे संघीय कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो फिर से पढ़ देते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था भारत का संविधान का उद्देशिका, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के जो लाइन है ना, ये एकदम बिल्कुल आपको टिप्स पे होने चाहिए। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड इसमें से नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़। अगला है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित, किसके लिए फेमस थी। तो ये संगीत के क्षेत्र में फेमस थी। आइए देखते हैं इनके बारे में। किशोरी अमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में हुआ था। किशोरी अमोनकर को हिंदुस्तानी परंपरा के अग्रणी गायकों में से एक माना जाता है। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी। घराना बिल्कुल याद रखिएगा, किशोरी अमोनकर किस घराने से, तो जयपुर घराने से। जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी। किशोरी अमोनकर एक विशिष्ट संगीत शैली के समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी जिसका देश में बहुत मान है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इस पिक्चर में किशोरी जी का फोटो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइट।
देखिए, ब्लाइट एक प्रकार का पौधे की बीमारी को संदर्भित करता है जो कवक या जीवाणु रोगजनकों के कारण होता है। ये रोगजनक कोशिका मृत्यु या परिगलन का कारण बनते हैं और जब पौधों के बड़े क्षेत्र को जल्दी से मार दिया जाता है, रोग को ब्लाइट के रूप में वर्णित किया जाता है। ये जो ब्लाइट रोग लगता है, अर्ली ब्लाइट, जिसे लक्षित स्थान के रूप में जाना जाता है, टमाटर और आलू की एक आम बीमारी है। कवक टमाटर की पत्तियों, तनों और फलों को संक्रमित करता है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपके टमाटर क्यों खराब हो रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटोल। आइए देखते हैं इसके बारे में। एन अटोल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ है। आइलैंड और सीरीज ऑफ आइसलेट। एन अटोल सराउंड्स अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड अ लगून। अटोल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? लगून कहलाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है अटोल। ये क्या है? ये है अटोल और ये घिरा हुआ क्षेत्र लगून। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ नाम आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए 2020 जेसीबी पुरस्कार जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एस हरीश। आप 2022 और 2023 का करके जाइएगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच 2021 आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला है, निम्नलिखित प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि को मीमांसा सूत्र लिखा है? मतलब मीमांसा सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो जैमिनी के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ इस बॉक्स में दिया हुआ है। सांख्य के लेखक कपिला, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा के शंकर का पूर्ण अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत का या रामानुज का योग अद्वैतवाद, माधव का द्वैत, चरक संहिता चरक, अष्टाध्यायी पाणिनि, मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा के बारे में बात करें तो जैमिनी, मिथुन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, ये सब तो पता ही होगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, आप ये याद रखिएगा। अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका, ओके, कामसूत्र, नारद स्मृति, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आगे भी है जैसे कालिदास के कुमार संभवम, मृच्छकटिकम, आगे गीत गोविंद, जयदेव, पृथ्वीराज रासो, सब लगभग देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अब पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोड का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिच्छू। आर्थ्रोपोड में कुछ उदाहरण है जैसे कि कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सेंटीपीड, मक्खी, टिक्स, घूर्ण, ये सब आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 25 के 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।